जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन की पृष्ठभूमि को देख लिया था, यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन कब किया जाता है, उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और उनके कौन कौन से आपके सदस्य होते हैं, उनका गठन कैसे किया जाता है, इन सबको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है। उसका अपना निर्धारण डेट देख लिए तो, और आपका बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने उसमें देख लिया था। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिए थे, उनका कार्य को देख लिए थे। आज हम एक एक अनुच्छेद को करके समझते हैं। आपके भाग संख्या 12 में किसकी चर्चा किया गया है? वित्त समिति संविदा की। इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? तो 264 से अनुच्छेद 300 तक इसमें आता है। तो एक एक करके हम सभी अनुच्छेद को देख लेते हैं। इसमें सब अनुच्छेद को क्या करना है, तो सिर्फ इसका हेडिंग याद करना है, मतलब इसको बहुत डीपली हम लोग को नहीं अध्ययन करना है। तो एक एक करके समझते हैं। 264 में क्या कहा गया है? वित्त आयोग की परिभाषा दिया गया है, यानी कि फाइनेंस कमीशन की परिभाषा दिया गया है। लेकिन फाइनेंस कमीशन का वर्णन किस में किया गया है? आपके 280 में किया गया, अनुच्छेद 280 में। बेहतर ढंग से वर्णन 200 अनुच्छेद 280 में, परिभाषा 264 में। 265 में क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार के जो टैक्स लगेगा जनता पर, वह विधि के अनुसार होगा, यानी कि कुछ नियम कानून के अनुसार ही वह टैक्स लगाया जाएगा जनता पर। किसमें चर्चा किया गया है? 265 में। यानी कि यदि आप टैक्स लगाते हैं तो वो नियम कानून के हिसाब से लगाना। जैसे मान लीजिए जीएसटी, अब ऐसे नहीं ना कोई टैक्स लगा देंगे जनता पर, कुछ नियम कानून होना चाहिए नहीं, तो आप नियम कानून के हिसाब से जनता पर टैक्स लगा सकते हैं। इसकी चर्चा 265, 266 और 267 को समझिए। 266 में संचित निधि की चर्चा किया गया है। सरकार का पैसा कहाँ रहता है? हम लोग जो टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है? तो आपके संचित निधि में वो चला जाता है। उसी से सरकार अपना मतलब जो भी करना होता है काम वो करती है, विकास का काम या जो भी काम करना होता है सरकार किससे करती है? संचित निधि। संचित निधि का मालिक किसे कहते हैं? तो संसद को बनाया गया है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बहुत प्रक्रिया होती है। आपको तरह तरह के प्रस्ताव पारित कराइए, फिर प्रस्ताव से विधेयक बनाइए, मतलब बजट बताइए, अजीब तरह से उसमें पैसा को निकाला जाता है। यानी कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए हमें बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरनी पड़ती है और काफी टाइम भी लग जाता है। तो संचित निधि का मालिक किसे कहा गया है? संसद को बताया गया है। इसकी चर्चा 266 में किया गया है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 267। क्या क्या गया इसमें? आकस्मिक निधि, यानी कि इमरजेंसी फंड। अब समझिए आकस्मिक निधि क्या होता है। मान लीजिए देश में कोई विकास का काम कराना है, सरकार पैसा कहाँ से निकालेगी? संचित निधि से निकालेगी। पता चला कि कोई इमरजेंसी आ जाए, मतलब उस समय देश को तत्काल पैसा की जरूरत है, तब क्या आप संचित निधि से पैसा निकालेंगे? नहीं। अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा। पहले आप लोकसभा में जाइए, फिर राज्यसभा में जाइए, फिर राष्ट्रपति के पास जाइए। यदि इन तीनों ने कहा कि नहीं पैसा निकलेगा तभी पैसा निकलेगा। बहुत सारी प्रक्रिया होती है इसमें पैसा निकालने के लिए। इसमें से पहले कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पहले मान लीजिए लोकसभा में जाइए, फिर कहाँ जाना पड़ेगा आपको? राज्यसभा में जाना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारी प्रक्रियाओं से हमको होकर गुजरना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है संचित निधि से पैसा निकालने में। इसलिए क्या किया गया? एक इमरजेंसी फंड बना दिया गया, यानी कि मान लीजिए कोई तत्कालीन स्थिति आ जाए, तत्काल देश को पैसा की जरूरत हो, तो अब कहाँ से निकाला जाएगा? तो उस समय आपका आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है। मान लीजिए संचित निधि का मालिक किसे कहा गया? संचित निधि का रक्षक किसे कहा गया? तो संसद को कहा गया। और आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकाल सकता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति साहब ही आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकालेगा? राष्ट्रपति साहब। कहा गया है कि जो सरकार का जो संचित निधि है उसी में से हमेशा आकस्मिक निधि में पैसा रहेगा, और वो पैसा कितना रहेगा? तो 500 करोड़। कितना पैसा रहना चाहिए? हमेशा आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए का होना एकदम जरूरी है। क्यों? ये इमरजेंसी फंड है, इसका प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता है कि मतलब इमरजेंसी आने पर इसका प्रयोग हम करते हैं। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मालिक कौन है भैया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहेंगे तभी आकस्मिक निधि से पैसा निकलेगा, अन्यथा पैसा नहीं निकलेगा। संचित निधि का मालिक किसे कहा गया? संसद को कहा गया। जब तक संसद नहीं चाहेगा तब तक संचित निधि से 1 रुपया तक नहीं निकल सकता है। पैसा तो बहुत बात है, 1 रुपया नहीं निकल पाएगा संचित निधि से। तो 266 और 267। फिर आपका आता है 268। कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स राज्य सरकार संग्रहित करेगी। यानी कि बहुत सारा, जैसे मान लीजिए आपका जीएसटी हो गया, तो जीएसटी तो केंद्र सरकार ने लगा दिया, हर राज्यों पर लगाया, हर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पर जीएसटी लागू है। तो क्या करेगी? राज्य उसे कलेक्ट करेगी। राज्य क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। किसका आपका टैक्स है वो? तो आपका केंद्र सरकार का है। राज्य सब एक टैक्स को कलेक्ट करके और केंद्र सरकार को ले जाके दे देगी। और केंद्र सरकार, यानी मान लीजिए केंद्र सरकार क्या करेगी? मान लीजिए कोई राज्य है ए,
उसने वसूला मान लीजिए 100 रुपया, कितना वसूला 100 रुपया, और ले जाके वो केंद्र सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसका कितना रुपया यानी कि 43% यानी कि 43 रुपया राज्य को लौटा देगा और बोलेगा कि जाओ अपने विकास का काम को करो। कितना परसेंट लौटाती है? तो 43% लौटा देती है। यानी कि कुल टैक्स का आपका जो राज्य द्वारा वसूला गया कुल टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट 43% लौटा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई राज्य ने 100 रुपया वसूल लिया टैक्स और उसने ले जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा लौटा देगी? 43% उसे लौटा देगी। कोई दिक्कत? इसलिए जो राज्य बड़ा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा, वहां से टैक्स ज्यादा आएगा। फिर आपका आता है अनुच्छेद 269, कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स, मान लीजिए केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है तो उसमें से कुछ पैसा राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। कुछ पैसा क्या किया जाएगा? राज्य सरकार में वितरित कर दिया जाएगा। कितना परसेंट? तो 43% वितरित कर दिया जाएगा। फिर आपका आता है 270, केंद्र और राज्य के बीच कराधान, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने में कुछ टैक्स को लगा लेती है। समझ रहे कि नहीं? कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, कुछ टैक्स राज्य सरकार लगाती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 270 में। फिर आपका आता है अनुच्छेद 271, कहा गया कि केंद्र द्वारा आरोपित कर, यानी कि बताया ना कि कुछ आपका टैक्स जो भी है वो केंद्र सरकार लगा लेती है और कुछ टैक्स राज्य सरकार लगा लेती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 272 को निरसित यानी कि खत्म कर दिया गया। फिर आपका आता है अनुच्छेद 273, कहा गया है कि जूट और जूट से बनी वस्तुओं के करों में छूट। देखिए जूट उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसका फायदा जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे। यानी कि जो जूट से सामान बनेगी, जूट और जूट से बनी वस्तुओं पर कर में क्या दिया जाएगा? छूट दिया जाएगा, सरकार उन्हें छूट देती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 274, कुछ टैक्स को लागू करने में राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे टैक्स है जिनको लगाने के लिए राष्ट्रपति की सहमत रहना एकदम जरूरी होता है। तो क्या कहा गया अनुच्छेद 274 में? कुछ टैक्स को लगाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना एकदम जरूरी होती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 275, मान लीजिए आपने क्या कहा कि कोई स्टेट क्या करती है? अपना टैक्स वसूल के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। पता चला कोई स्टेट बहुत छोटा है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रही है, तब भैया उन्हें विशेष राज्य देना पड़ेगा कि नहीं? उन्हें विशेष अनुदान भी देना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा किस में किया गया है? अनुच्छेद 275 में किया गया। कहा गया है कि विशेष राज्य यानी कि विशेष राज्य को विशेष अनुदान। इसमें क्या कहा गया है? इसको समझिए। कहा गया है कि जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे आप देख रहे हैं केदारनाथ देख लिए हैं, जिन राज्यों में क्या आ रही हो? प्राकृतिक आपदा आ गई हो, या उसकी भौगोलिक विषमता, मतलब उसका भौगोलिक स्थिति सही नहीं हो, पहाड़े पे हो, अजीब टाइप का हो, मतलब हो क्या हो? अजीब टाइप का, मतलब उसका भौगोलिक स्थिति बढ़िया ना हो, बारिश ना होता हो, सूखा पड़ जाता हो, भैया वहां उत्पादन कैसे होगा? भौगोलिक स्थिति विषमता हो, या जो अंतर्राज्यीय यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो। किस सीमा से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो, उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें विशेष अनुदान दे दिया जाएगा, यानी कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके द्वारा वसूला गया टैक्स का 80% लौटा दिया जाएगा। बाकी राज्यों का आपने कितना लौटाया? तो 43% लौटाया। इसको कितना लौटा देंगे? तो 80% उसका लौटा देंगे। मान लीजिए यदि कोई मामूली सा राज्य है, मामूली सा मतलब सिंपल सा राज्य है, तो क्या किया जाएगा? उसको तो 43% लौटा जाएगा। लेकिन जो राज्य इस कैटेगरी में आती है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गया हो, या भौगोलिक विषमता हो, या उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रही हो, तो उसका 80% लौटा दिया जाएगा। कितना परसेंट? 80%। यानी कि वो यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपया दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उससे 80 रुपया लौटा देगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यह होता है आपका अनुच्छेद 275। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 276। क्या कहा गया है कि कुछ प्रमुख व्यापार, यानी कि कौन कौन से व्यापार किए जाएंगे जिससे केंद्र और राज्य के बीच कुछ उनसे कर को वसूला जा सके। फिर अनुच्छेद 277, कुछ बचत की चर्चा किया गया है। किसी की बचत, यानी कि बहुत सारे ऐसे आपके ऑफिसर होते हैं जो आपकी केंद्र सरकार के पैसा को बचाते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा संचित निधि में चला जाता है। या मान लीजिए कोनो आपका पकड़ा गया कोई गाड़ी, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा संचित निधि में चला जाएगा। कोई फाइन लग गया पर वो पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में चला जाएगा। इसकी चर्चा 277 में। फिर आपका आता है 278। कहा गया है कि आपका जो अनुसूची है, अनुसूची फर्स्ट के भाग बी कि कुछ मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता है। यानी कि जो आपका शेड्यूल फर्स्ट है उसके भाग संख्या बी पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठकर कुछ उसके बारे में आपका राय मशवरा करेगी, समझौता है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 279। कहा गया प्रमुख शुद्ध आगम, और 280 में वित्त आयोग की चर्चा यानी कि फाइनेंस कमीशन की चर्चा किया गया है। फाइनेंस कमीशन को हम लोगों ने खूब बेहतर ढंग से इससे पिछले वीडियो में देख लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं
उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको वित्त आयोग के बारे में समझ में आए। वित्त आयोग का हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया था, कैसे कैसे वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसी का चर्चा किया गया अनुच्छेद 280 में। लेकिन हम लोगों ने तो इसके पिछले वीडियो में देख ही लिया है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो यह था आपका अनुच्छेद 280। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।